तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। आज का टॉपिक है हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग सबसे पहले इसके बारे में कह सकते हैं जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हो तब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे? हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हो तब उसको क्या कहते हैं? तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों का कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश और ये कोई माइनस क्यू आवेश है। इसके बीच ना क्या होगा? कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है? स्थित है। तो हम लोग ये किसका निर्माण करेगा? तो इसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। विपरीत प्रकृति के आवेश कहने का मतलब ये हुआ कि एक आवेश अगर प्लस चार्ज है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा, और दूसरा माइनस है तो पहला प्लस होगा, यानी कि विपरीत प्रकृति के प्लस माइनस, यानी कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। जब ये दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर स्थित होगा तब किसका निर्माण होगा? तब निर्माण होगा यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि द्विध्रुव की लंबाई विद्युत द्विध्रुव क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की आखिर लंबाई हम लोग किसको बोलेंगे? द्विध्रुव की लंबाई। जैसे मान लिया सबसे पहले क्या है, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहेगा तो तब ये क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। अब हम लोग देखेंगे द्विध्रुव की लंबाई। हम लोग द्विध्रुव की लंबाई किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे द्विध्रुव में देखेंगे कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश क्या है, यहाँ एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर स्थित है तो ये दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी होगा, इसके बीच का जो दूरी होगा, यानी कि दोनों आवेशों के बीच का जो सेपरेशन होगा, इसको अलग करने वाला रेखा के जो बीच का लंबाई होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग यहाँ से कह सकते हैं किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच का प्रभावी दूरी, किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच का प्रभावी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। क्या है? द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। इसको हम लोग लिखते हैं 2L से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लिए कि इसका बीच का क्या है? मध्य बिंदु है O। मान लीजिए इसके बीच का मध्य बिंदु है O और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है L और ये दूरी हुआ L। तो ये कुल दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगा 2L। तो द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग लिखेंगे 2L से। और द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होता है ऋण बिंदु आवेश से धन बिंदु आवेश की ओर होता
है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्या, आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। हम लोग आदर्श या बिंदु द्विध्रुव किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखे, विद्युत द्विध्रुव देखे, फिर हम लोग द्विध्रुव की लंबाई देखे। द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं? 2L से लिखते हैं, जो कि एक सदिश राशि है। और द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण बिंदु आवेश से धन बिंदु आवेश की ओर होता है। ऋण बिंदु आवेश से धन बिंदु आवेश कहने का मतलब ये हुआ, ये ऋण बिंदु आवेश इधर से लेकर के इधर, यहाँ से, यानी कि ऋण बिंदु आवेश से लेकर के धन बिंदु आवेश तक। अब हम लोग देखेंगे आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। आदर्श या बिंदु द्विध्रुव, हम लोग आदर्श या बिंदु द्विध्रुव किसको बोलेंगे? आदर्श या बिंदु द्विध्रुव हम लोग किसको बोलेंगे? आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। सबसे पहले जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो क्या होता है? एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। हम लोग आदर्श या बिंदु द्विध्रुव के बारे में कह सकते हैं जब दोनों आवेशों के बीच का प्रभावी दूरी क्या हो? बहुत कम हो, यानी कि न्यूनतम हो। आदर्श या बिंदु द्विध्रुव के बारे में कह सकते हैं वह द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या हो? नगण्य हो। नगण्य जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये कोई माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, इसके बीच का दूरी मान लीजिए कुछ ना कुछ है। तो आदर्श या बिंदु द्विध्रुव ये कहता है कि वह द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या हो? नगण्य हो। नगण्य हो या बहुत कम हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। हम लोग यहाँ पे देखने में लगता है हम लोग यहाँ पे दूरी लिए है बड़ा, हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए दूरी बढ़ा लिए, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, आवेश के बीच का डिस्टेंस, या तो ये माइक्रो कूलम में होता है, या तो मिली कूलम में होता है, या तो कूलम नहीं होगा, यहाँ पे मीटर हो गया, तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये सब में होता है, जो कि अपने आप में क्या है? एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से मतलब क्लोज में, जीरो के क्लोज में इसके बीच का दूरी होगा। हम लोग इसी को कहेंगे आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। आदर्श या बिंदु द्विध्रुव किसको बोलेंगे? वह द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या हो? नगण्य हो, यानी कि बहुत कम हो, उसी को हम लोग बोलेंगे आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? विद्युत द्विध्रुव देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा? द्विध्रुव की लंबाई देखा, फिर हम लोगों ने देखा आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। अब हम लोग सबसे पहले द्विध्रुव में देखते हैं कि एक आवेश प्लस क्यू है, एक आवेश माइनस क्यू है। हम लोग अब देखेंगे किसी द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होगा। किसी द्विध्रुव का नेट आवेश, किसी द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होगा भैया? हम लोग देखते हैं कि द्विध्रुव में एक आवेश प्लस है और एक माइनस है, और ये दोनों क्या है? परिमाण में एक दूसरे के बराबर है। जैसे मान लिए हम हुए, मेरे पास हुआ कितना? 8 रुपया, मेरे पास हुआ 8 रुपया, और आप लोगों में से कोई मान लिया मेरा दोस्त है, दोस्त तो ऐसे सब है, लेकिन मान लिए मेरे पास 8 रुपया और मेरा एक दोस्त के पास है -8 रुपया का, वो भाई किसी से कर्ज लेकर के रखा है। तो हुआ क्या, जब ये दोनों को अगर परिमाण में देखा जाए, परिमाण में अगर इसको इधर के चिन्ह को ना देखा जाए तो क्या है? मतलब ये दोनों परिमाण में एक दूसरे के बराबर है, लेकिन अगर इसके सिंबल के साथ, यानी कि इसको चिन्ह के साथ देखा जाए तो इसमें ऋण चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये क्या करता है? एक प्रकार के कर्ज को दिखाता है कि 8 रुपया उसने किसी से लिया है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अब दोस्त ने हमको कहा कि मेरा मदद करो, जैसे हम क्या किए, उसको 8 रुपया दिए, तो उसके पास 8 रुपया पहले से कर्ज था। अब फिर उसने क्या किया, उसके पास जिसका कर्ज था उसने आकर के मांग लिया, तो हुआ कि उसके पास कितना रुपया बचा? उसके पास बचा 0 रुपया। उसके पास 8 रुपया का कर्ज था और हमने उसको कितना? 8 रुपया दिया। 8 रुपया दिया, तो जिसका कर्ज था उसको लौटा दिया, उसके पास कितना रुपया बचा? 8 रुपया बचा। तो उसी तरह से ये दोनों आवेश का परिमाण समान है, लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है। एक आवेश अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, लेकिन ये दोनों परिमाण में क्या है? समान है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं किसी द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है? 0 होता है। किसी भी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है? 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक करते हैं साफ, फिर देखेंगे हम लोग आगे। हम लोग सबसे पहले क्या देखा? विद्युत द्विध्रुव देखा, फिर देखा आदर्श या बिंदु द्विध्रुव। अब हम लोग देखेंगे द्विध्रुव क्षेत्र। क्या देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे हम लोग द्विध्रुव क्षेत्र। द्विध्रुव क्षेत्र, द्विध्रुव क्षेत्र, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे डायपोल
फील्ड। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा था, हम लोग जानते हैं कि अगर ये कोई आवेश है तो ये अपने आसपास क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने आसपास एक प्रभाव उत्पन्न करता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये कोई आवेश था जिसके कारण जो अपने आसपास में क्या हुआ, प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई द्विध्रुव हुआ, ए हुआ प्लस क्यू आवेश, ए हुआ माइनस क्यू आवेश। मान लीजिए कोई द्विध्रुव हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ भी ये क्या है, चार्ज है, ये भी ये चार्ज है, इसके कारण भी अपने आसपास क्या होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि ये भी अपने आसपास कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं किसी द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव क्षेत्र कहा जाता है, द्विध्रुव क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग द्विध्रुव क्षेत्र के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि किसी द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहा जाता है। जिस तरह से आवेश अपने चारों ओर या अपने आसपास क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरह से विद्युत द्विध्रुव भी अपने आसपास क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे द्विध्रुव क्षेत्र बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, विद्युत, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग सिंबल होता है, इसका सिंबल, इसको हम लोग सदिश P से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं सदिश P से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग लिखते हैं सदिश P से। हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ मान लीजिए प्लस आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कह सकते हैं किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे किसी एक आवेश को आखिर क्यों लिए, हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में अभी क्या पढ़े, जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यहाँ पे आवेश जो होगा उसका परिमाण क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर ये मान लीजिए ये 5 माइक्रोकूलम का है तो ये भी 5 माइक्रोकूलम का ही होगा, लेकिन अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, इसका परिमाण क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किसी एक आवेश का परिमाण, जब ये दोनों आवेश क्या है परिमाण में सेम है तो हम लोग यहाँ पे किसी को लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक आवेश को उठा लेंगे और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, हम लोग अभी तुरंत क्या पढ़े, द्विध्रुव की लंबाई, इसको हम लोग किसे लिखते हैं, 2L से लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण गुना द्विध्रुव की लंबाई,
द्विध्रुव की लंबाई, हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं किसी एक आवेश का परिमाण गुना द्विध्रुव की लंबाई। हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, P से। तो हम लोग यहाँ P बराबर लिख सकते हैं किसी एक आवेश का परिमाण, मान लिया आवेश का परिमाण क्या है, Q है, गुना और द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है 2L, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और द्विध्रुव की लंबाई भी एक सदिश राशि है। तो हम लोग इसको सदिश के रूप में कैसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सदिश P बराबर Q इंटू सदिश 2L। हम लोग यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं सदिश P बराबर Q इंटू 2L या P बराबर Q इंटू 2L। इसका SI मात्रक क्या होगा, अगर इसका SI मात्रक की बात करें, इसका SI मात्रक हो जाएगा, यहाँ Q क्या है, आवेश है, और आवेश को हम लोग किसे लिखते हैं, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, और लंबाई का मीटर। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, जिसको हम लोग C से लिखते हैं, और लंबाई का होता है मीटर, यानी कि इसका SI मात्रक हो जाए कूलम्ब मीटर। अगर इसका विमीय सूत्र की बात करें, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं, AT या IT से, और लंबाई का होता है L, मीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं L से। इसका हो जाएगा विमीय सूत्र ATL या ITL। हम लोग आवेश को AT या IT से भी लिखते हैं। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया जाए तो हम लोग किसको बोलेंगे, किसी एक आवेश का परिमाण गुना द्विध्रुव की लंबाई। और यहीं पे हम लोग इसका SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ATL या ITL। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदु पर क्या करेंगे, यानी कि अलग अलग कंडीशन होगा, इसके लिए हम लोग इसमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकाला जाएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत तीव्रता। भैया आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा आदर्श या बिंदु द्विध्रुव किसको बोलते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा द्विध्रुव क्षेत्र क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब आगे हम लोगों का टॉपिक है किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत तीव्रता। अब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत तीव्रता हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों का क्या है, कोई एक बिंदु है, यहाँ पे आवेश है -Q आवेश, और यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे रखा हुआ है +Q आवेश। इसके अक्षीय रेखा पर हम लोग अगर इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दे तो हम लोग इसी को बोलेंगे अक्षीय रेखा, मतलब इसका इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन में, अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ा दे, हम लोग यहाँ पे एक बिंदु ले ले P, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान पर क्या होगा, यानी कि E बराबर वॉट। हम लोग इसका मान कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया, हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका सेंटर को हम लोग मान लिए O, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है L, और ये कुल लंबाई कितना होगा 2L, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक बिंदु लिया P, अब इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा,
धन आवेश से दूर, धन स्रोत आवेश से दूर, जैसे मान लिया ये कोई धन स्रोत आवेश है, ये कोई ऋण स्रोत आवेश है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बात किया था कि किसी धन स्रोत आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होती है तथा ऋण स्रोत आवेश की ओर होती है। अगर मान लिया सबसे पहले यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का दूरी है r, हम लोगों को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगा प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा और दोनों का मान भी अलग अलग होगा। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, आवेश से दूर होगा, यानी कि स्रोत आवेश से दूर। इस प्लस आवेश के कारण क्या होगा, इस P बिंदु से उधर दूर के होगा, दूर की ओर होगा, यानी कि उधर ये कुछ 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 ऐसे जाएगा, ऐसे ये देखिए ऐसे होगा, यानी कि प्लस आवेश से दूर। हम लोगों ने इसका विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र धन स्रोत आवेश से दूर तथा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उधर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो हम लोग लिखेंगे ई प्लस, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण। और हम लोग यहाँ पे क्यू आवेश के कारण क्या होगा, इधर होगा, ऋण स्रोत आवेश की ओर, यानी कि P बिंदु से इधर होगा, यानी कि ई माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोग देखें ये कोई क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसका आवेश यहाँ माइनस क्यू आवेश लिए हम लोग, यहाँ प्लस क्यू आवेश लिए। इसका सेंटर को हम लोग मान लिए O और यहाँ से इसके अक्षीय रेखा पर एक बिंदु लिए जिसको माने P। हम लोगों को इसी बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र को मान लिया ई प्लस और इधर मान लिया ई माइनस। हम लोग इसको ई प्लस को बड़ा एरो से दर्शाएंगे क्योंकि ये दोनों आवेश क्या है, परिमाण में समान है, परिमाण में क्या है, समान है। और हम देखते हैं कि बिंदु P के ये प्लस क्यू आवेश काफ़ी करीब है, बिंदु P से प्लस क्यू आवेश इसके काफ़ी करीब है। अगर ये प्लस क्यू आवेश इसके काफ़ी करीब है तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, माइनस क्यू की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिए यहाँ मेरा घर है और यहीं पे आप लोगों का भी घर है सामने में, और यहाँ से मान लिए 8 किलोमीटर की दूरी पर बढ़ रहा है आईफोन। क्या बढ़ रहा है, आईफोन एकदम फ्री में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मान ली यहाँ मेरा घर हो गया, यहाँ हो गया आप लोगों का घर, आपका घर से हो गया 4 किलोमीटर की दूरी, कहाँ, जहाँ पे आईफोन बढ़ रहा है। मान लिया ये कोई सेंटर है, कोई घर है, यहाँ पे आईफोन बढ़ रहा है। यहाँ से मेरा घर से उस घर की दूरी है 8 किलोमीटर और यहाँ आप लोगों का घर से इस घर की दूरी है 4 किलोमीटर। यहाँ सबसे पहले एक कंडीशन रखा गया, कंडीशन ये है कि जितना मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम भी दौड़ते हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग भी दौड़ते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि दोनों दौड़ने के लिए एक साथ ही प्रारंभ करेगा। मतलब जब ए दौड़ना शुरू करेगा तभी ये बी दौड़ना भी शुरू करेगा। हम देखते हैं कि ए से इसका दूरी कितना है, 8 किलोमीटर है और बी से इसका दूरी मात्र 4 किलोमीटर, यानी कि आधा दूरी है। और ये दोनों दौड़ता है सेम रफ्तार से, यानी कि सेम मतलब जितना ये दौड़ता है उतना ही तेज़ी से ये दौड़ता है। अब दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुँचेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे बी पहुँचेगा और आईफोन को कौन लेगा, बी लेगा। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आवेश क्या है, परिमाण में समान है, लेकिन इससे इसका दूरी बहुत ही कम है। बहुत कम कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी तुलना में माइनस क्यू की तुलना में प्लस क्यू आवेश क्या है, इससे नज़दीक है। इसी कारण से इस पर बिंदु P पर जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे बड़ा सा एरो से, इसको लिखेंगे छोटा सा एरो से। तो हम लोग अब इस पर ई का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत का नियम लगा करके नेट विद्युत क्षेत्र का मान बिंदु P पर ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग सेम इसी तरीका को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर विद्युत तीव्रता। भैया हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, हम लोग देखे थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद है ना। हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश ले लिए और इसे कुछ दूरी पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था, तो इसका मान क्या होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम वही फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता का मान क्या है, प्लस ई है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो के क्यू यहाँ हो जाएगा, के क्यू आर के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका दूरी कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी है आर, यानी कि ओ से लेकर के पी तक का दूरी है आर, लेकिन हमको दूरी तो बस इतना ही चाहिए ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आर दूरी में से इस एल को यहाँ देखें तो आर दूरी में से एल को घटा दे तो हम लोगों को कितना इसके बीच का दूरी मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग आर के जगह पे लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी हम लोग इस दूरी क्या लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हम लोग ये कहाँ से लिखे, तो हम लोग यहाँ से लिखे, हम लोग एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान जानते हैं कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखे ई प्लस बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल कैसे हुआ, तो यहाँ से सेंटर से इसका दूरी है आर, हमको सेंटर से नहीं, हमको यहाँ से दूरी चाहिए। हम क्या करेंगे, इतना में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये दूरी बचेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख दिए ई प्लस बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसका दिशा किधर है, हम लोग देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण इसका दिशा हो जाएगा इधर, यानी कि धन स्रोत आवेश से दूर उधर हो जाएगा। ये देखिए उधर दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इसकी दिशा हो जाएगा ओ पी के अनुदिश, यानी कि ओ से पी की ओर, ओ पी के अनुदिश। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ओ पी के अनुदिश। उसी तरह से हम लोग ई प्लस यानी कि प्लस आवेश के कारण निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे इस माइनस क्यू आवेश के कारण। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का मान देखेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ई माइनस बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन, यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाएगा। यहाँ देखें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ सेंटर से लेकर के इस बिंदु पी तक का दूरी कितना है, आर है, और ये दूरी क्या है, एल है। यानी कि हम लोग यहाँ देखते हैं आर प्लस एल को जोड़ देंगे तो इसके बीच का हमको डिस्टेंस क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसका दिशा किधर है, तो इसका दिशा देखते हैं कि बिंदु पी से इधर है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है। यानी कि यहाँ देखते हैं हम लोग इसकी दिशा किधर है, इधर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसकी दिशा के बारे में पी ओ के अनुदिश, यानी पी से ओ की ओर। हम लोग इसको लिखेंगे पी ओ के अनुदिश, पी ओ के अनुदिश। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा। हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू के कारण भी माइनस क्यू के कारण भी अलग अलग निकाल लिए। अब हम लोग इस पर नेट विद्युत तीव्रता का मान पता करेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ। अब द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का माप, विद्युत तीव्रता।
द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, तो यहाँ पे ई नेट बराबर हो जाएगा, ई नेट बराबर कितना हो जाएगा भैया, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों क्या है, मतलब एक उधर दिशा में है, एक ये दिशा में है, यानी कि एक प्लस के अभ्यास के कारण उधर है, एक इधर है, यानी कि दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। और परिमाण में यानी कि ई प्लस बड़ा है, ई माइनस छोटा है, एक उधर है उसका डायरेक्शन, यानी एक का दिशा उधर है, एक का इधर है, दोनों दिशा में विपरीत है, और ई माइनस छोटा है और ई प्लस बड़ा है। तो यहाँ पे नेट विद्युत तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा। हम लोग इसको लिख सकते हैं बड़ा माइनस छोटा। जैसे कि ये बड़ा में से छोटा को अगर घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोगों को कुल विद्युत क्षेत्र का मान पता चल जाएगा। आखिर हम लोग यहाँ पे घटा क्यों रहे, हम लोग देखते हैं कि एक का दिशा इधर है, एक का उधर है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बड़ा माइनस छोटा, यानी कि बड़ा यहाँ पे कौन है, ई प्लस के कारण विद्युत तीव्रता का मान क्या है, के क्यू बट्टे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका दिशा किधर होगा, इसका दिशा उधर होगा जिधर ई प्लस का दिशा हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इसका दिशा हो जाएगा ओपी के अनुदिश। ये किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल विद्युत तीव्रता का मान किसके दिशा में होगा, ये हो जाएगा ओपी के अनुदिश, ये दिशा में हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, के क्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, के क्यू को लेंगे कॉमन, के क्यू अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, इसका फिर एलसीएम करेंगे, अंदर में हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, इसको लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको करेंगे सिंपली कैलकुलेशन। तो हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्यू यहाँ पे बाहर रहेगा। अब यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ उसी के रूप का है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का दे दिए, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दिए। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे फिर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से आगे लिख सकते हैं, हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब हम लोग यहाँ देखें तो ये बाहर होगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, ये हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कुछ कुछ कटेगा, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब तो हम लोग यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, हम लोग आगे लिख सकते हैं के क्यू इंटू, अब देखते 2RL इंटू 2R प्लस 2RL, यहाँ जगह 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं के क्यू, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 2 इंटू 2RL। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ दिए, 4 को तोड़ दिया, यानी कि 2 इंटू 2 बराबर 4RL, मतलब इसको फिर गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, नीचे में जैसा है सेम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ से आगे क्या लिखते हैं, यहाँ से आगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग डायपोल मोमेंट के बारे में क्या पढ़ते हैं, पी बराबर अभी पढ़े हैं क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L बराबर क्या होता है, पी होता है। तो हम लोग यहाँ से वही करेंगे, हम लोग यहाँ से क्यू को उठाएंगे और यहाँ से 2 को उठाएंगे, यहाँ से L को उठाएंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं के
Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ले लेते, यहाँ बचा क्या हम लोग, Q भी ले लिए 2L भी ले लिए, हम लोग को बचा 2R, यहाँ पर हो जाएगा 2R बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 12 को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ P, Q इंटू 12 बराबर P, यहाँ हो जाएगा K2R, P के यहाँ हो जाएगा K P2R बट्टे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द्विध्रुव, द्विध्रुव हम लोगों का यहाँ क्या है, बहुत ही छोटा द्विध्रुव है। जैसे मान लिए ये द्विध्रुव है, इसकी लंबाई क्या है, L है। द्विध्रुव की लंबाई हम लोग प्राय इसका लंबाई यानी मान लिए अगर माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में है या 10 टू दी पावर, जैसे मान ली इसका दूरी है माइक्रोमीटर में 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, हम लोग मान ली इसका दूरी है 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, और हम लोगों को कहा कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो हम लोग मान ली जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, मान ली L बराबर इतना है और R बराबर इतना है, तो हम लोग देखते हैं कि L का मान R की तुलना में जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है, यानी कि इसको अगर इसके सामने नेगलेक्ट कर दे तो भी इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि द्विध्रुव कैसा है, द्विध्रुव कैसा है, छोटा है, बहुत छोटा द्विध्रुव है, द्विध्रुव छोटा है। अगर छोटा द्विध्रुव है तो यहाँ पे हम लोग L को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं छोटा द्विध्रुव के लिए R से बहुत बहुत छोटा कौन होगा, L होगा। जब R से बहुत बहुत छोटा L होगा तो हम लोग L को क्या लिख सकते हैं, L को 0 हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं K P2R बट्टे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है, तो L को 0 अगर कर देंगे तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा K P2R बट्टे R का पावर 4। यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा K P2 बट्टे R क्यूब। तो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2KP बट्टे R क्यूब, ठीक है। या ई नेट बराबर कितना हो जाएगा 2KP बट्टे R क्यूब। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि C छोटा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में, उसके अक्ष में अगर कोई बिंदु P लिया जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2KP बट्टे R क्यूब। जहाँ P क्या है, यहाँ P क्या है, यहाँ P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये P है। अब हम लोग इसको सदिश के रूप में कैसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, एक सदिश राशि है, तो हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में। इसको हम लोग सदिश रूप में कैसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में। हम लोग इसको सदिश रूप में कैसा लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सदिश E बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2K सदिश P बट्टे R क्यूब। अब तक हम लोग देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र R स्क्वायर का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। हम लोग देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं डायपोल के केस में कि ये R क्यूब का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र दूरी की अपेक्षा बहुत तेजी से घट रहा है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने अभी क्या किया, किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु P है, उस पर हम लोगों ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र का मान पता किया। अब हम लोग क्या पता करेंगे, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के किसी छोटे द्विध्रुव के निरक्षीय
किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर वैद्युत तीव्रता, किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर वैद्युत तीव्रता। हम लोगों ने पहला कंडीशन क्या किया, उसके अक्षीय रेखा पर वैद्युत तीव्रता का मान पता किया या वैद्युत क्षेत्र का मान पता किया। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों का क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ये हम लोगों का हो गया प्लस क्यू आवेश, और इसको मिलाने वाली ये रेखा हो गया। हम लोग मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, इसको मान लिए ओ, यहाँ से तक का दूरी कितना है, एल है, और इसको निरक्षीय किसको बोलेंगे, निरक्षीय मतलब इसका जो लंबवत तो होगा, क्या होगा, लंबवत। जैसे मान लीजिए कोई हो गया लाइन, इसके निरक्षीय रेखा, भैया ये रेखा सीधा होगा ऐसे, ये हुआ हम लोगों का निरक्षीय रेखा। ओके, मान लीजिए इस पर यहाँ बिंदु है P, इस बिंदु पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हम लोगों को पता नहीं है कि इस पर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो हम लोगों को द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान पता करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे बिंदु क्या है, P है। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन स्रोत आवेश से किधर होता है, दूर होता है। तो इसके धन स्रोत आवेश के कारण ये हो जाएगा, यानी कि E प्लस, और यहाँ से देखें तो इसको मिलाएंगे इसे, और हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है, इसके कारण इधर हो जाएगा E माइनस। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया इसके बीच का डिस्टेंस है R, यहाँ से लेकर के इसके बीच का दूरी कितना है, R है। जब यहाँ से तक का दूरी कितना है, R है, और इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान धन स्रोत आवेश से दूर तथा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, इससे इधर दूर हो जाएगा, और ऋण स्रोत आवेश के कारण ऋण स्रोत आवेश की ओर हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने खींचा, ये खींच दिया हम लोगों ने। अच्छा, हम लोग यहाँ सबसे पहले यहाँ से काम करेंगे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ इसका मान है r, इसका मान है l, इसीलिए ये हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये भी है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा। ये एंगल जब थीटा है, ये एंगल क्या है, जब ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये दोनों भी थीटा हो जाएगा। जब ये दोनों थीटा हो गया तो हम लोग अब यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, इसके घटक निकालेंगे, E प्लस का घटक निकालेंगे और ये E माइनस का घटक निकालेंगे। हम लोग घटक कैसे निकालते हैं जानते हैं, जैसे मान ले E प्लस का घटक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E प्लस साइन थीटा, इसका यहाँ पे हो जाएगा E प्लस कोस थीटा, यानी कि थीटा के बगल वाला हो जाता है कोस में और थीटा से दूर वाला हो जाता है साइन में, यानी कि ये हो जाएगा E प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा E प्लस साइन थीटा, और इसके कारण E माइनस के कारण ये हो जाएगा E माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा E माइनस साइन थीटा। अगर हम लोग इस आवेश के कारण हम लोग देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ये दोनों बिंदु P से कितना बराबर दूरी पर स्थित है, और हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत तीव्रता में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, KQ/r स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले, अगर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा KQ/r स्क्वायर, यहाँ r का मान कितना है, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, KQ/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर।
फिर माइनस आवेश के कारण यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण और इस माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होता है, हम लोग देखते हैं ई प्लस का मान और ई माइनस का मान क्या है, आपस में बराबर है। और ये दिशा में कैसा है, विपरीत है। परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, अब यहाँ हम लोगों का बचा ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई नेट बराबर हम लोग यहाँ पे अब विद्युत क्षेत्र का मान सिर्फ किसके वजह से होगा, एक होगा ई प्लस कोस थीटा के वजह से, एक होगा ई माइनस कोस थीटा के वजह से। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई नेट बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा ई प्लस के वजह से प्लस, और ये दोनों सबसे पहले ये दोनों क्या है, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये दोनों हम लोग देखते हैं ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे नेट विद्युत तीव्रता ई प्लस बराबर हो जाएगा ई प्लस प्लस ई माइनस, यानी कि माइनस के कारण विद्युत तीव्रता और प्लस के कारण विद्युत तीव्रता। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई प्लस को हम लोग लिख सकते हैं, ई प्लस का मान कितना है, ई प्लस कोस थीटा प्लस ई माइनस कोस थीटा, ई माइनस कोस थीटा। तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ ये भी देखते हैं कि ई प्लस और ई माइनस दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का मान आपस में बराबर है तो हम लोग यहाँ दोनों में से किसी एक को या तो प्लस को ले लेंगे या तो माइनस को ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ से कुल विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा या तो प्लस को भी ले सकते हैं या माइनस को, किसी को ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस कोस थीटा। यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस कोस थीटा। अब हम लोग जानते हैं 2 ई प्लस का मान क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ई का मान हो जाएगा के क्यू अपन कितना है, अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो भी बोलिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पे कोस थीटा, अगर हम लोग यहाँ पे कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं तो हम लोगों का सारा झमेला ही खत्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कोस थीटा हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे आधार है एल, इस थीटा के लिए ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। आधार का मान क्या है एल और कर्ण का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एल बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लोग इसके रूट के बदले में क्या लिख सकते हैं, एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम लोग अगर यहाँ से आगे सॉल्व करें तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 2 के क्यू एल अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3/2। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं, हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि Q × 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, Q × 12 को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग लिखते हैं P से। हम लोग यहाँ देखिए Q × 2L, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q × 2L। Q × 12 को जब यहाँ से ले लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा, K बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे K Q × 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 यहाँ पे होगा। तो फिर हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं KP बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2
2। फिर हम लोग यहाँ पे फिर क्या किए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर बहुत 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 बड़ा हो जाएगा किससे, एल से। आर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा एल से। जब आर बहुत बहुत बड़ा एल से हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एल को जीरो कर सकते हैं। जब एल को हम लोग जीरो लिखेंगे तो हम लोग इसको आगे क्या कर सकते हैं, के पी बट्टे हम लोग क्या लिखते हैं, जब ये जीरो हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा के पी अपॉन आर क्यूब। हम लोग को यहाँ पे ई नेट का मान कितना प्राप्त हुआ भैया, हम लोग को यहाँ पे ई नेट का मान प्राप्त हुआ कितना, हम लोग को ई नेट का मान प्राप्त हुआ, हम लोगों को ई नेट का मान प्राप्त हो गया, ई नेट बराबर कितना प्राप्त हो गया, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है। ई नेट बराबर हो गया के पी अपॉन आर क्यूब। हम लोग ई नेट के जगह पे ई निरक्षीय भी लिख सकते हैं, ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। अब हम लोग इसको सदिश के रूप में कैसा लिखते हैं, सदिश के रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में हम लोग इसको कैसा लिखते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे सदिश ई नेट बराबर हो जाएगा के सदिश पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब, या ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा के पी बट्टे आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। हम लोगों ने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान पता किया, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान पता किया। अब हम लोगों का एक तीसरा कंडीशन ये भी आ सकता है, तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है, तीसरा कंडीशन ये आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का माइनस क्यू बेस है, ये प्लस क्यू बेस है, यहाँ पे एक बिंदु एम है और ये थीटा एंगल पर है, मान ली इसके बीच का एंगल है थीटा। हम लोग को बोल दिया गया कि इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान पता करो। हम लोगों को तुरंत हैरान हो जाएंगे, जैसे सुनते हैरान हो जाएगा, ओ माय गॉड ये कैसा सवाल है। हम लोगों ने अक्षीय रेखा पर पढ़ा है, निरक्षीय रेखा पर पढ़ा है, ये ना तो अक्षीय है ना तो निरक्षीय है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ये तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है आर, यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। हम लोगों के पास यहाँ दो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी हद तक या किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। दोनों वेरिएबल के मदद से हम लोग किसी भी एरिया में जा सकते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे आना होगा तो यहाँ आर का मान बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पे आना होगा तो हम लोग थीटा का मान बढ़ाएंगे। अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ऐसे हम लोग घूमेंगे, अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो नज़दीक जाएंगे या पास में आएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड कंडीशन। हम लोग थर्ड कंडीशन में इसका मान यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पे कैसे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का मान पता चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे मान लिए कोई हम लोगों का डायपोल है, यहाँ हम लोग का डायपोल है और इसके दिशा में थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान रहे यहाँ पे थीटा यानी कि एंगल हमेशा डायपोल मोमेंट के यानी कि डायपोल के डायरेक्शन में ही होगा। अगर हम लोग जानते हैं कि डायपोल की डायरेक्शन किधर होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी कि धन बिंदु आवेश से ऋण बिंदु आवेश की ओर होता है। अगर यहीं पे हम लोगों को अगर प्लस क्यू आवेश इधर कर देता है, माइनस क्यू आवेश इधर कर देता है, तो हम लोग को यहाँ पे थीटा का मान ये नहीं लेते, हम लोग थीटा का मान किसको लेते, तो यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन ये हो जाता, तो हम लोग यहाँ पे थीटा का मान ये वाला लेते। ध्यान रहे हमेशा थीटा का मान डायपोल के डायरेक्शन में ही लेना है। तो मान ली यहाँ पे इसका डायपोल के डायरेक्शन में इसका एंगल थीटा है और इसके बीच का डिस्टेंस है आर। हम लोग को बोल दिया गया कि इस बिंदु एम पर किसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान पता करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने अभी ई अक्ष यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान अक्षीय में देखा था कि डायपोल मोमेंट, अक्षीय में डायपोल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या था, सेम था। हम लोगों ने भी जस्ट देखा था कि यहाँ पे कोई बिंदु P था, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का
दिशा और डायपोल का दिशा यानी कि -q + q, डायपोल का दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया था या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आया था, यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, यानी कि OP के अनुदिश ही था। और हम लोग ई निरक्षीय में देखे थे, अभी जस्ट देखे ई निरक्षीय में हम लोग क्या देखे, ई निरक्षीय में हम लोग देखे क्या देखे, जैसे हम लोगों का इस बिंदु पर निकालना था, ये हम लोग -q आवेश, ये +q आवेश, यहाँ पे इससे दूर, इसके कारण यहाँ इसके पास में था ना। तो हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखते हैं कि इधर था, यानी कि डायपोल की दिशा इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था। तो हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे मान लिए यहाँ कोई डायपोल है P, यहाँ कोई डायपोल मोमेंट P है, ठीक है। हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका इस डायपोल मोमेंट को, इस डायपोल को दो डायपोल में तोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस डायपोल को दो डायपोल में तोड़ देंगे, यानी कि इसका घटक निकालेंगे। अगर हम लोग इसका घटक निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, P कोस थीटा, यानी कि थीटा के बगल वाला हो जाता है P कोस थीटा, और ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर में, इसका परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। ये हम लोगों का बन गया दो नया डायपोल। अब ये गया यहाँ से, अब इसका कोई यहाँ मतलब नहीं, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके बदले में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दो डायपोल को ले लिया। अब इसके लिए देखते हैं कि इस डायपोल के लिए ये बिंदु, इस डायपोल के लिए बिंदु M क्या है, ई अक्षीय है, अक्षीय, ई अक्षीय होगा कि नहीं होगा। इस डायपोल के लिए देखें तो डायपोल की दिशा भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इधर, यानी कि इस डायपोल के लिए ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई अक्षीय, यानी कि ई अक्षीय हो जाएगा। और इस डायपोल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यानी कि ई निरक्षीय है। तो हम लोग जानते हैं कि ई निरक्षीय में अभी हम लोग क्या देखें, डायपोल की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन ई अक्षीय में डायपोल की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। ये हम लोगों का बिंदु हो गया M, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण हो गया ये ई अक्षीय, और इस डायपोल की वजह से हो गया ये ई निरक्षीय, यानी कि डायपोल की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगा इधर, ये हो गया ई निरक्षीय। हम लोग ये लिख सकते हैं ई निरक्षीय, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण ये हो गया अक्षीय, इस डायपोल के कारण हो गया ये निरक्षीय। अब यहाँ जो नेट विद्युत तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, ये इसके बीच से निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई नेट। ई नेट कहाँ से निकलेगा, ई नेट निकलेगा यहाँ से बीच से। हम लोग इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा, ई नेट कहाँ से निकलेगा, ई नेट इसके बीचों बीच से होकर के निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग इस डायपोल के कारण, सबसे पहले इस डायपोल के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस के कारण कितना हो जाएगा भैया, इसके कारण में हो जाएगा यहाँ पे, इसके चलते कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसके ई अक्षीय बराबर क्या होता है, ई अक्षीय बराबर होता है, ई अक्षीय बराबर क्या होता है, ई अक्षीय में होता है 2kp/r³, 2kp/r³ होता है। लेकिन यहाँ पे P क्या था, P डायपोल था, यहाँ पे P था, लेकिन यहाँ पे डायपोल क्या है, P कोस थीटा है। यहाँ पे आ जाएगा P कोस थीटा, यहाँ पे P के जगह में क्या आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा 2kp कोस थीटा/r³। और ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा kp/r³ था वहाँ पे निरक्षीय के लिए, लेकिन यहाँ पे डायपोल क्या है, यहाँ पे डायपोल है P के लिए है P साइन थीटा, निरक्षीय के लिए क्या है, यहाँ पे निरक्षीय के लिए डायपोल है P साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे kp साइन थीटा/r³। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच से होकर के निकलता है। तो यहाँ पे ई नेट का मान हम लोगों का हो जाएगा, ये ई नेट का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई नेट बराबर हो जाएगा,
ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेक्टर का क्या होता है, अगर एक वेक्टर इधर से जा रहा हो एक वेक्टर इधर से जा रहा हो तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोस इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कोस 90 का मान होता है 0, कोस 90 का मान होता है 0, तो यानी कि ये पूरा हो जाएगा 0, बचेगा कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग किसको लिखेंगे, ए स्क्वायर के जगह पर ही अक्षीय और बी के जगह पे निरक्षीय। अक्षीय का मान हम लोगों का कितना है, इसका मान हम लोगों का 2kp कोस थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस इसका निरक्षीय का मान कितना है, kp साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है, के यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, p यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, r³ यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो हम लोग यहाँ पे kp अपॉन r³ को ले लेंगे कॉमन। चूँकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ये यहाँ से निकलेगा तो रूट हट जाएगा इससे, तो यहाँ पे kp अपॉन r³ बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे k और p बाहर हो गया और r भी बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बचा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं, इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम लोग यहाँ पे कितना है 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग 4 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फिर ये वापस इतना मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं kp अपॉन r³। हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिल करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा kp अपॉन r³, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया हम लोगों का परिणामी रिजल्ट, यानी कि ये हो गया हम लोगों का ई नेट, ये हो जाएगा ई नेट का मान, यानी कि ई नेट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, kp अपॉन r³, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया हम लोगों का जर्नल फॉर्मूला। इसके मदद से हम लोग कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान पता कर सकते हैं, कहीं भी ये नहीं कि एक बिंदु आवेश के कारण नहीं, डायपोल के कारण उसके किसी भी दिशा में या किसी भी एंगल पर हम लोग किसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान पता कर सकते हैं। यानी कि हम लोग का जर्नल फॉर्मूला हो गया ई नेट बराबर हो गया kp अपॉन r³ अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1।